गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हर रोज की तरह हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे डी कोडिंग ऑफ टुडे स्टॉक मार्केट। हर रोज की तरह डी कोड करेंगे हमारी स्टॉक मार्केट कैसी रही। और आजकल जैसा आपको पता है कि हमारी स्टॉक मार्केट टोटली डिपेंडेंट है इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर, और हमारी नहीं, दुनिया जहां की स्टॉक मार्केट जहां चारों तरफ घूम रही है वो है एक ही इंसान जिसका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। और ट्रंप साहब हर रोज उठ के कोई नई नई स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूरी दुनिया पे उसका फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक चीज जो हमने नोटिस की, जब टेस्ला का स्टॉक 15% फॉल किया, जब टेस्ला फॉल किया ना, तो इंटरव्यू आया एलन मस्क का। और वो इंटरव्यू कहाँ पे आया? वो उनका जो रिपब्लिकन का सपोर्टेड चैनल है फॉक्स न्यूज, फॉक्स न्यूज के ऊपर ही वाज अबाउट टू क्राई। एलन मस्क जो है वो क्राई की सिचुएशन में था, क्योंकि एलन मस्क ने ये जो टैरिफ का ड्रामा है उसके तहत 45 बिलियन यूएस डॉलर इतना लॉस हुआ उनको। शेयर प्राइसेस जब सिंक हुए बहुत बुरी तरह से, उसके कारण इतना नुकसान हुआ एलन मस्क को। और डोनाल्ड जे ट्रंप को लगा कि ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया। फिर उन्होंने कल एक बड़ा शानदार बॉलीवुड का ड्रामा किया यूएस में। व्हाइट हाउस में के बाहर उन्होंने टेस्ला की गाड़ियों को लेके आए, वो टेस्ला की गाड़ियां, और एक गाड़ी डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने खरीदी, तो उसको ड्राइव कर रहे थे एलन मस्क और साथ में बैठे हुए थे डोनाल्ड जे ट्रंप। और उन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि टेस्ला बहुत शानदार कंपनी है। आप पॉलिटिक्स और बिजनेस एक साथ नहीं कर सकते। और एलन मस्क जो हैं वो पॉलिटिक्स ही नहीं कर रहे हैं। वो इंग्लैंड में चुनाव में क्या होगा, जर्मनी में चुनाव में क्या होगा, कनाडा में क्या होगा, यूक्रेन में क्या होगा, हर तरफ इंटरफेयर कर रहे हैं एलन मस्क, जो कि बहुत ही बैड न्यूज़ है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एलन मस्क इज नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसके कारण एक कियोस क्रिएट हो गया है। और ट्रंप साहब को शायद किसी ने हल्की सी सलाह दी कि आप जरा कम स्टेटमेंट दें तो वर्ल्ड मार्केट में शायद कुछ पॉजिटिव फर्क पड़े। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक दिन चुप रहे तो जो वर्ल्ड की मार्केट है वो थोड़ी सी सुधरी। तो सारा जो इवेंट है वो यूएस की तरफ है। तो आज मैं जो डाटा लेके आया हूं वो पूरा का पूरा यूएस का डाटा लेके आया हूं। जॉल्ट जॉब ओपनिंग जो है, कितनी जो जॉब्स हैं लास्ट वीक में अवेलेबल थी, फोरकास्ट था 7.6 मिलियन जॉब्स अवेलेबल थी, और एक्चुअल ये आया 7.74। इसका मीनिंग ऐसा कि ये जॉब मार्केट में अवेलेबल है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये बोल रहा है वो वाली जॉब जो अवेलेबल है। इसका एक डाटा आता है जिनके ऊपर अभी कोई बंदा अपॉइंट नहीं है। तो मार्केट में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है ना, तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होगी तभी तो जॉब्स की डिमांड होगी ना। तो यूएस स्टॉक मार्केट का जो डाटा आता है कि वहाँ जो जॉब्स हैं वो अच्छी हैं। एक बात यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो टैरिफ और ट्रेड वॉर है, ये मुझे लगता है आपको मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेड और टैरिफ वॉर, ये देखिए जो मैंने बनाया है ना वर्ल्ड इकोनॉमी में, ये जो हैंग कर रहे हैं, ये देखो यूएस टैरिफ अहेड, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक्शन में अभी आना शुरू हुई हैं, ये फोर्स में जस्ट अभी आए हैं। इनका जो डाटा है हमारे पास आएगा अप्रैल एंड मई 2025 में। अप्रैल और मई में डाटा बताएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि यूएस में रिसेशन आएगा, कि आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर नेगेटिव में जीडीपी रहेगी। अगर 2 क्वार्टर में नेगेटिव में जीडीपी रहे और तीसरे में वो नेगेटिव में जाए तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक रिसेशन। और ऐसा माना जा रहा है कि मार्च महीने से लेके जुलाई मंथ तक यूएस की इकोनॉमी रिसेशन के अंदर जाएगी। और इन टैरिफ का जो डाटा है वो आएगा अप्रैल और मई के बीच में कि क्या हो रहा है। अभी जो ये डाटा है, याद रखिए आप, ये फरवरी का डाटा है। तो ये डाटा आया है कि वहाँ जॉब्स अच्छी हैं। अब मार्च में जॉब कैसी हैं, क्योंकि असली जो कलाकारी की है इन्होंने, डोनाल्ड जे ट्रंप ने, वो इन्होंने की है मार्च मंथ में आके। एपीआई वीकली क्रूड ऑयल का डाटा कि कितना रिजर्व वहां पे पड़ा हुआ है। पहले रिजर्व क्या था, माइनस में था।
इनका क्या, इस माइनस का मतलब क्या हुआ कि जितना भी ऑयल उन्होंने निकालना था कंपनीज ने, उससे ज्यादा की मांग थी। तो ऑयल की, क्रूड ऑयल की जब भी डिमांड होती है तो उसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी हैं। ये देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी हैं। अब जो रिजर्व है 4.2 मिलियन बैरल पड़ा हुआ है, उसको कोई उठा नहीं रहा। ये डाटा होता है स्टोरेज डाटा। तो ये जो स्टोरेज डाटा है, ये स्टोरेज डाटा अब रेड नेगेटिव के अंदर है। नेगेटिव में अंदर होने इसका मतलब है कि अमेरिका के जो स्टोर हैं उसमें क्रूड ऑयल पड़ा है, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई नहीं है। तो मार्केट जो है स्लंप में जाने वाली है, और यहीं से पता चल रहा है कि रिसेशन आ सकता है। ये जो डाटा है, इस प्रकार के डाटा से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, ये लीडिंग इंडिकेटर्स, कि ये लीड्स लेके जाते हैं कि रिसेशन आएगा, हमें इस डाटा से पता चल जाएगा। और होना क्या चाहिए था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस आज गिरने चाहिए थे, लेकिन इस डाटा के अकॉर्डिंगली गिरने चाहिए थे, लेकिन वो बढ़ गए क्योंकि ओपेक ने अनाउंस कर दिया कि वो अपनी प्रोडक्शन घटा रहे हैं। क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को वो घटाएंगे, और जब प्रोडक्शन ओपेक नेशंस की, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, वो घटाएंगे, अमेरिका को छोड़ के है ओपेक, याद रखिएगा आप, इसमें यूएस नहीं है, इसमें सऊदी अरेबिया हो गया आपका, कतर हो गया आपका, ईरान हो गया, ये सारे देश हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्राइसेस को कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, तो प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ गए। लेकिन अमेरिका का डाटा नेगेटिव है। अब जो सबसे शानदार डाटा आया है, जिसका पूरे की पूरे वर्ल्ड को इंतजार था, वो था यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अमेरिका का जो सीपीआई है, उससे पता चलना है हमें किस चीज का, इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन का डाटा अमेरिका का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इससे पता चलता है। और ये डाटा कौन है, मंथ ऑन मंथ। इसका सिंपल सा मीनिंग है फरवरी 2024 और फरवरी 2025। अब सिंपल सी बात रखता हूँ, फरवरी 2024 में आपके किचन का जो सामान है वो आता था $10,000 में या 10,000 रुपए में, मान लो। फरवरी 2025 में वो सामान आपका आ रहा है $10,200 या रुपीस में। तो ये हल्का सा इंक्रीज हुआ। तो ये यहाँ पे 0.2% से इंक्रीज हुआ मात्र। फोरकास्ट कितना था कि ये आना चाहिए था $10,300, लेकिन आया कितना, $10,200। तो आपके $100 बचे कि नहीं बचे, यहाँ पे महीने के $100 बच गए। और आपके ये $100 बचे, तो आपने ये $100 इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक मार्केट के अंदर, या कहीं भी इन्वेस्ट किए आपने। तो ये यहाँ से $100 बचे ना आपके, तो ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और फरवरी का डाटा बहुत अच्छा आया कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है, जितना अनुमान था उससे कम आई तो चीजें। और उससे पिछले महीने में कितनी थी, 0.5%। तो मतलब क्या था कि जो $10,000 का सामान था वो $10,500 में आ रहा था, जबकि वो घट के $10,200 में हुआ। तो इसके मुकाबले आपके $300 बच गए। तो अब $300 आप कहाँ डालेंगे, अपने लिए नए कपड़े खरीद सकते हैं आप। तो नए कपड़े खरीदेंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट के अंदर जाएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी, बढ़ेंगी उससे। और दिस इज यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ। ये यूएस कोर कंज्यूमर प्राइस और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सिंपल सा फर्क होता है। जो कोर प्राइस होता है ना, यह मैं आपको ढंग से समझाता हूं, जो कोर सीपीआई होता है ना, इसमें माइनस किया जाता है सीपीआई माइनस, इसमें माइनस क्या किया, फूड एंड एनर्जी। फूड एंड एनर्जी के जो आपका खर्चा है वो माइनस कर दिया गया, उसको कहा जाता है कोर सीपीआई। तो जो कोर सीपीआई है वो भी 0.2% आया। क्योंकि, और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो हमको एग्जैक्ट आपके
घर का मंथली खर्चा का पता करने के लिए, हाउस होल्ड का खर्चा पता करने के लिए हमने एक और इंडिकेटर, हमने मतलब इकोनॉमिस्ट ने एक इंडिकेटर बनाया है, दिस इज नोन एज कोर सीपीआई। तो जो कोर सीपीआई है वो भी यहाँ पे घटा है। तो देखिए 3 बुल्स हैं यहाँ पे। 3 बुल्स का मीनिंग है इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। और अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अमेरिकन स्टॉक मार्केट ओपन हो गई है और अमेरिकन स्टॉक मार्केट बैंक के साथ ऊपर है, क्योंकि मार्केट को ये डाटा बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत खतरा था इस डाटा के ऊपर। अब हमने लिया ईयर ऑन ईयर, पहले हमने मंथ ऑन मंथ लिया, अब हमने ईयर ऑन ईयर लिया, जिसमें हमने पूरा साल कंपेयर किया। 2.9% इन्फ्लेशन आनी चाहिए थी, आई कितनी? 2.8%। और यहाँ पे अब मैं आपको लेके आना चाहता हूँ फेडरल रिजर्व को आपके पास। इसके 2 स्टैंस होते हैं, एक होता है हॉकिश और एक होता है डॉबिश। जब भी इन्फ्लेशन का नंबर अगर ये होता मान लो 3%, तो स्टैंस होना था डॉबिश। तो यहां पे इस 2.8% से हमको लग रहा है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कट कर सकता है मार्च की मीटिंग में। मार्च में इनकी मीटिंग होने वाली है, इसी डाटा के बेस के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड होते हैं। इनका टारगेट है, फेडरल रिजर्व कह रहा है कि मुझको इन्फ्लेशन को लेके जाना है, इन्फ्लेशन को लेके आना है 2% के ऊपर। तो 2% की तरफ तो ये चली पड़ी है, 2.8%, 2% तो नहीं आई। कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये भी जितना सोचा गया था उससे कम आया है। तो दोनों जगह और चारों जगह इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ 2 आगे मंथ ऑन मंथ के और 2 ही आगे ईयर ऑन ईयर के, चारों के चारों जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम रहे। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है, किसके लिए? फेडरल रिजर्व के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो हमारे महानुभाव आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे डीजे ट्रम्प वर्सेस जर्मी पॉवेल, ये है फेड के चेयरमैन। ये मानिए फेड क्या है, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन है, लेकिन हमारा चेयरमैन उतना कागजों में तो इंडिपेंडेंट है, रियलिटी में वो उतने इंडिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन अमेरिका में दे आर थॉरली इंडिपेंडेंट। ये बोल रहे हैं कि हम डाटा ड्रिवन होंगे, जिस दिन डाटा अगर 2% आ जाएगा हम इंटरेस्ट रेट 3 कट कर देंगे यूएस के अंदर। डोनाल्ड जे ट्रंप कह रहे हैं तुम ये आए चाहे ना आए, तुम इंटरेस्ट रेट को कट करो। लेकिन अब ये बाइंडिंग नहीं है इनके ऊपर, इन्होंने बोला और इनको करना है। तो इनकी टसल है दोनों की आज की डेट में, लेकिन डाटा जो है वो सपोर्ट कर रहा है डोनाल्ड जे ट्रंप को। यह है पर फरवरी का डाटा, और जब मार्च का डाटा आएगा तो वो हम आपको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो ये जो डाटा है वो पॉजिटिव है, अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव है, और भी बहुत सारे फैक्टर देखेंगे। कल भारत की स्टॉक मार्केट इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस ग्रीन में आनी चाहिए, तो आपको पोस्ट करूंगा मैं जब वो ग्रीन में रहेगी। ये देखिए आप यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्रीन में, नेस्डे कंपोजिट ग्रीन में, रसल ग्रीन में, कंपोजिट इंडेक्स ग्रीन में, ब्राजील ग्रीन में। चल ब्राजील तो खैर कहीं भी नहीं गया ये, बाकी सारे इंडेक्स सिर्फ डाउ जोन को छोड़ के सारे ग्रीन में हैं, क्योंकि ये जो डाटा है इन्फ्लेशन का जो डाटा आया है, इन्फ्लेशन का डाटा यूएस का, ये पॉजिटिव मेरा लिया इसको स्टॉक मार्केट ने। तो पूरी उम्मीद है कि भारत के लिए भी ये पॉजिटिव रहेगा। ये सुबह का है, सुबह मॉर्निंग में आज कंपोजिट नेगेटिव में रहा, शंघाई वाला हैंग सेंग नेगेटिव, बीएससी सेंसेक्स ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मैथमेटिकली तो नेगेटिव है लेकिन कहीं नहीं गया, 0.098%। निफ्टी 50 ये भी हल्का सा नेगेटिव लेकिन कहीं नहीं गया, ये भी नेगेटिव। तो जो जापान है, हांगकांग है और सिंगापुर है, यहाँ पे चीज़ें नेगेटिवली फ्रेम की हैं और इनको हिट किया है टैरिफ वॉर की अनसर्टेनिटी में। अब यहाँ पे सवाल उठता है, व्हाट इज दिस टैरिफ वॉर अनसर्टेनिटी? ये अनसर्टेनिटी है
कि ऐसा होता है, अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है। यह मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमने इसके ऊपर एक वीलॉग भी बनाया है बहुत डिटेल में। यूएस क्या करता है, 25% का टैरिफ लगाता है कनाडा के ऊपर। किसके ऊपर? स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर। तो कनाडा क्या करता है, क्योंकि अमेरिका के 4 राज्यों को, 4 जो स्टेट्स हैं उनकी, वहां पे जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, वो आती है कनाडा से। इलेक्ट्रिसिटी आ गई कनाडा से। इन्होंने क्या किया, इस बिजली के ऊपर 25% का सरचार्ज लगा दिया। और अमेरिका में क्या होगी, बिजली महंगी होगी। फिर ट्रंप साहब जी उठे होंगे सुबह, फिर किसी ने उनको बोला कि जनाब, उन्होंने तो वहां पे 25% बिजली बढ़ा दी, और ये उन राज्यों में बढ़ाई उन्होंने जहां पे रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, जानबूझ के। जहां डेमोक्रेट की सरकार है वहां नहीं बढ़ाई। सिर्फ उन्हीं ओंटारियो के गवर्नर जो है, ओंटारियो में बनती है इलेक्ट्रिसिटी, ओंटारियो उनका राज्य है, उसके साथ लगने वाले 3 राज्यों में बिजली के रेट बढ़ा दिए गए। ट्रंप साहब ने लगा, अच्छा उसने ऐसा कर दिया। तो ट्रंप साहब उठे, उन्होंने बोला 25% पहले टैरिफ लगा था, मैं एक्स्ट्रा 25% लगा रहा हूं, और अब टोटल टैरिफ कितना हो गया, 50%। और कितना इंपोर्ट किया जाता है एल्यूमिनियम और स्टील कनाडा से, वो किया जाता है $20 बिलियन। थोड़ा अमाउंट नहीं है ये, $20 बिलियन, ह्यूज अमाउंट का स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट किया जाता है कनाडा से। उसके ऊपर लग गया 50% का टैरिफ। अब कौन खरीदेगा यहां से? और अगर खरीद भी लिया तो एल्यूमिनियम और स्टील यूएस में इतना महंगा हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। ये टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी इतनी अनसर्टन है, इसकी किसी को खबर नहीं है कि ये हो क्या रहा है। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा डरपोक स्टेशन होता है। स्टॉक मार्केट में इतने डरपोक लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा सा उनको डर लगे, चुपचाप वो बेच बूझ के आगे चल पड़ते हैं। तो इसीलिए पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट आगे जो है गिर रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेन है, वोलेटाइल है। हमारी स्टॉक मार्केट पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव करके नीचे गई, वहां से फिर थोड़ी सी पॉजिटिव आई, और लास्ट में कहीं नहीं जाके नेगेटिव वाइज के साथ बंद होगी। इसके बंद होने के कारण मार्केट कॉशियस थी, क्योंकि ये डाटा तो अभी आया ना शाम को, सीपीआई का डाटा। अभी सीपीआई का डाटा आया है फरवरी महीने का यूएस का। सीपीआई का डाटा आने वाला है इंडिया का भी, इंडियन इन्फ्लेशन का डाटा भी आएगा फरवरी का। वो उस डाटा को लेके मैं कल आपको वीलॉग बनाऊंगा कि वो डाटा किस प्रकार से आया है। और अनसर्टेनिटी ओवर टैरिफ एंड ट्रेड वॉर जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, जो उन्होंने मैसिवली। और एक और फ्रंट ट्रंप साहब ने खोल दिया, वो है यूरोप। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बोल दिया कि तैयार हो जाइए, मैं आपके ऊपर $100 बिलियन से भी ऊपर का टैरिफ लगाने वाला हूँ। $100 बिलियन यूरोप पे, और पूरा यूरोप कांपा हुआ इस वक्त। एक और खतरनाक रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली ने नेगेटिव रिपोर्ट दी है इंडियन आईटी कंपनीज पे। उन इंडिया के टॉप 4 आईटी कंपनीज का चार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैं उस चार्ट के ऊपर पहुंचूंगा तो वहां आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या इसका इन्फ्लुएंस हमारी आईटी कंपनीज पे हुआ, बहुत बुरी तरह से नेगेटिव। ये देखिए आप, हमारे इसके ऊपर आइए, निफ्टी 50 पे कितना वोलेटाइल था निफ्टी 50। ये देखिए यहां से यहां तक गया, क्रैश किया, यहाँ से फिर ऊपर को गया, और फिर नेगेटिव टिंज के साथ वो बंद हुआ। लो 22,329, हाई 22,577। तो करीब 300 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ ये, और बंद हुआ हल्का सा नेगेटिविटी के साथ। तो जिस किसी ने आज ट्रेडिंग की होगी ना, ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन किए होंगे, वो सारे पैसे अपने लुटवा के आज घर को गए होंगे। हार्डली 0.5% लोगों ने ट्रेड के अंदर पैसा कमाया होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, जो ट्रेडिंग है उस ट्रेडिंग से आप बच के रहें, जब तक आपको एल्गो ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना आए। मैं आपको बेसिक जरूर इसके एक्सप्लेन करूंगा कि शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है, और शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है, और कैसे शॉर्ट सेलर पैसा कमाते हैं। एक इसकी हल्की सी इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ।
शॉर्ट सेल बहुत सिंपल होता है। एक बार शायद इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी आपको दी है। ये यहाँ पे एक स्टॉक का प्राइस है, वो प्राइस है 100 रुपए के ऊपर। आपने यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दिया और ये यहाँ पे आ गया 90 रुपए के ऊपर, 90। यहाँ पे आपने इसको बाई कर दिया। 100 रुपए में आपने सेल किया, 90 रुपए के ऊपर आपने बाई कर लिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ ₹10। इस प्रोसेस को बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग की जाती है मार्केट में, जो आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन आपको ये तब करनी है, ये इतना आसान नहीं है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। अब आइए आप अमेरिका का विक्स देखिए आप, लेकिन घटा है ये 27 पहुंच चुका था, तो ये 26 के आसपास पहुंचा है। तो मार्केट वहां हल्की सी स्टेबल हो रही है, लेकिन अभी भी हाई वॉलेटिलिटी जोन के अंदर है। और मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि जो विक्स है ये लेस देन 15 है, तो ये लो वोलेटाइल जोन के अंदर है। विक्स अगर ग्रेटर देन 15 और लेस देन 25 है तो ये मिड वोलेटिलिटी जोन में है, और अगर विक्स ग्रेटर देन 25 है तो ये हाई वोलेटिलिटी जोन के अंदर है। तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट कहाँ है? हाई वोलेटिलिटी जोन के अंदर है। और हाई वोलेटिलिटी किसने क्रिएट की है? इसके एक ही सूत्रधार हैं, वो है डोनाल्ड जे ट्रंप और उनकी अनसर्टेन, रैम्पेट, अनचेक्ड, वोलेटाइल, सेंसलेस जो पॉलिसीज है, उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। और यही हमें विक्स का इंडेक्स बता रहा है। भारत का विक्स देखिए, हमारे यहाँ कोई अनसर्टेन पॉलिसी नहीं हो रही है, तो हमारी वोलेटिलिटी बिल्कुल देखिए फॉल की है, और हम लो वोलेटिलिटी के अंदर हैं। तो जो भारत की जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो लो वोलेटाइल जोन के अंदर है। इससे क्लियर है कि हमारी स्टॉक मार्केट ना तो मैसिवली ऊपर जाएगी, ना मैसिवली फॉल करेगी। ये थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी। अमेरिका की स्टॉक मार्केट जाएगी तो वो 15% ऊपर जाएगा स्टॉक, या 15% नीचे जाएगा। डायरेक्शन नहीं बताता है ये बताता है कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। जो मैंने आपको समझाया हुआ है RSI लेस देन 30 वाला प्रिंसिपल, उसके तहत अपना पसंदीदा स्टॉक, जो मैंने आपको बोला है, निफ्टी 50 से बाहर नहीं खरीदना आपने। निफ्टी 50 के बीच वाला, RSI 30 से नीचे हो, PE लेस देन 25 हो, सेक्टर जो मैंने 4-5 बताए हैं उसको वो फॉलो होते हो, उन स्टॉक को जाइए। धीरे 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 500, 5000, 50,000 का जो प्रिंसिपल हमने बनाया है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, उसके तहत आप स्टॉक्स को खरीदिए। आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी कैसा रहा ये देखिए। ये बंद हुआ था 87.20 पैसा पे, और कहाँ बंद हुआ है? 87.2004, 87.2097। तो पैसों से भी आगे जाके बढ़ा है, तो मतलब कहीं नहीं गया, वहाँ का वहीं रहा, और ये अच्छी बात है। ये अगर यहाँ से बढ़ता तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करती। तो जो US डॉलर है, इसके ऊपर अब प्रेशर आ गया है पूरे वर्ल्ड करेंसीज का। और डॉलर का एक DXY इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं, 6 करेंसीज हैं इसके अंदर। और इसमें जो यन है, यन की जो करेंसी है, कहाँ की है ये? जापान की। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। जापान ने अपनी करेंसी को स्ट्रांग करना शुरू किया है, तो डॉलर नो डाउट ये स्ट्रांग होगा तो ये कमज़ोर होगी। मतलब ये इन दोनों का आपस में उल्टा रिलेशन है। ये 6 कमज़ोर होंगी तो डॉलर स्ट्रांग होगा। अगर ये 6 में से कोई सारी की सारी स्ट्रांग हो जाएंगी तो डॉलर कमज़ोर होगा। और डॉलर इंडेक्स ये देखिए, जो 110 को किसी टाइम पे टच कर रहा था, मतलब कर दिया था उसने, वो 103.66 के ऊपर आ गया है। तो ये जो DXY इंडेक्स है ये फॉल किया है, और इसीलिए जो बैंक निफ्टी है भारत का, वो आज की डेट में इंक्रीज हुआ है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है HDFC बैंक, जो निफ्टी 50 का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है, वो बड़ा है। तो निफ्टी 50 ने अच्छी, वो नेगेटिवली कोलैप्स नहीं हुआ, एक अच्छी सी परफॉर्मेंस दी है। आगे चलते हैं हम। ये देखिए, जो मैंने आपको बोला था, मॉर्गन स्टैनली ने एक नेगेटिव रिपोर्ट दी है
ये देखिए इन्फोसिस 4.5% फॉल करती है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद टेक महिंद्रा लगभग 3%, TCS 2%, HCL लगभग 2%। ये भारत की टॉप IT कंपनीज हैं और टॉप IT कंपनी चारों की चारों कोलैप्स हुई हैं आज, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली एक बहुत बड़ा फंड हाउस भी है, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ये। इनकी रिपोर्ट आई है कि जो इंडिया की IT कंपनीज हैं इनको इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दे दी है। अंडरवेट, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको जो भारत की IT कंपनीज हैं वो कोप नहीं कर पा रही हैं। इनकी कोई तैयारी नहीं है इनको अडॉप्ट करने के लिए, ना इसमें ये कोई रिसर्च कर रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी है, पिछले 30 साल की टेक्नोलॉजी इन 4 कंपनीज के हवाले थी। जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी आ रही है उसको ये कंपनीज अडॉप्ट नहीं कर पा रही हैं, इसलिए इनका जो फ्यूचर है वो बहुत शानदार नहीं है। इनकी इस रिपोर्ट के साथ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल 100% सहमत है, 100%। भारत की ये बड़ी बड़ी कंपनीज, क्योंकि इनके बोर्ड को चलाने वाले लोग वही लोग हैं जिनका जन्म 1960 के आसपास हुआ। वो लोग अब उम्र के उस पड़ाव पे आ चुके हैं कि जहां पे वो कोई इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, ना उनका बोर्ड इनोवेशन होने दे रहा है। और इन चारों कंपनीज में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनोवेशन नहीं हो रही है। और मॉर्गन स्टैनली ने इनको बहुत ही नेगेटिव बताया है और इन्होंने फर्दर यहाँ तक कहा है कि IT इंडेक्स बहुत बुरी तरह से कोलैप्स करेगा इंडिया में। ये आज की हमारी मार्केट ग्रीन में बंद होनी थी, हमारी मार्केट रेड में बंद हुई इन चारों के कारण, क्योंकि इनका जो वेट है हमारे इंडेक्स में, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। अगर ये बड़ी कंट्रीब्यूशन वाली 4 गिर गई तो पूरे के पूरे इंडेक्स ने नीचे आना कि नहीं आना। अगर इन्होंने ठीक बिहेव किया होता आज तो हमारी मार्केट आज ग्रीन में बंद होती। और आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है जो सुन रहे हैं, उसमें IT की बहुत सारी कंपनीज हैं। इस रिपोर्ट को हम डेप्थ में एनालाइज करेंगे, आपको अलग से वीडियो लेके आएंगे ताकि आप IT पे डिसीजन ले सकें। तो आज एंड में हम वाइंड अप करते हैं हमारे वीडियो को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर, जो कि हमने पिछले 2-3 व्लॉग से जिसको कवर नहीं किया था। आज ये देखिए -1600 करोड़ के करीब शेयर बेचे FIIs ने। और यहाँ पे एक और चार्ट लेके आया हूँ आपको मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक 12 दिन हुए हैं और 12 में से 8 वर्किंग डेज हैं स्टॉक मार्केट में। पूरा का पूरा अभी तक का मतलब आधा मार्च महीना होने को आया, FIIs नेट सेलर हैं भारतीय स्टॉक मार्केट में। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी, जो सेलिंग है यही 2 मंथ है जहां बहुत हाई है, यहां और यहां। ये वो ट्रंप साहब की बाउंसर्स थी टैरिफ वाली, उसके बाद सेलिंग कम हुई है, का क्वांटम कम होता जा रहा है। हम इस पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं कि किस परफॉर्मेंस में ये कम हो रही है। लेकिन पूरे के पूरे 8 दिन जो रेड में हैं कि हमारे यहाँ से FIIs जा रहे हैं, कुछ अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ चाइना हांगकांग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत में मार्च में एंड तक अगर ट्रंप साहब ने कोई और कांड नहीं कमाया US में, तो हमारी मार्केट स्टेबलाइजेशन में कहीं ना कहीं जाएगी। अभी मार्केट स्टेबल नहीं है, इसीलिए छोटे छोटे अमाउंट में आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि FIIs यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। ये हमें इस डाटा बता रहा है। तो अब आप लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े, तो ये जो हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए। ये अगर आप ये 3 काम करेंगे, और जो बेल आइकन है ना, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो वो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन आए। तो अब आप लोगों से मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।